हेलो डियर सीए फाइनल स्टूडेंट्स, कैसे हैं? तो डियर सितंबर 2025 एग्जाम्स जो है वो हम जितना सोचते हैं उतना दूर नहीं रहा। इट इज गेटिंग क्लोजर डे बाय डे। और इंस्टीट्यूट ने साहब सितंबर 2025 एग्जाम्स के लिए नए केस लॉस इशू कर दिए हैं। इस वाले फाइल में वो सारे के सारे केस लॉस हैं और इस वाले वीडियो में हम आपके साथ जो कि सितंबर 2025 एग्जाम के लिए जो इंस्टीट्यूट ने जो फाइल रिलीज की है ऑफ द केस लॉस, उसके केस लॉस को डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब मैं आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा ये बता दूं कि सितंबर 2025 एग्जाम्स के नए केस लॉस की जो फाइल है उसमें दे रहा टोटल 5 केस लॉस, जिसमें से ये 5 केस लॉस हैं। बट इसमें से 2 ही केस लॉस ऐसे हैं साहब जो बिल्कुल नए हैं। तो इसके अलावा जो द रिमेनिंग 3 केस लॉस आर ऑल्सो बीइंग कवर्ड बाय आईसीआई इन May 2025 केस लॉ फाइल अपडेट। तो हमने साहब वो आपके साथ May 2025 वाले केस लॉ के एनालिसिस वीडियो में भी उसको डिटेल में डिस्कस किया था। तो इस वाले वीडियो में मतलब मुद्दे वाली बात क्या है कि इस वाले वीडियो में हम आपके साथ सिर्फ वो 2 एडिशनल केस लॉ को ही डिस्कस करेंगे जो कि इंस्टीट्यूट ने हम कह सकते हैं कि नए केस लॉस दिए हैं एक्सक्लूसिव फॉर सितंबर 2025। इसमें से एक केस ये है साहब पीसीआईटी एंड अनदर वर्सेस जुपिटर कैपिटल, और दूसरा केस है ये डीसीआईटी वर्सेस ट्रैवल डिजाइनर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इसके अलावा जो 3 केस लॉस हैं, बैंक ऑफ राजस्थान वाला, दूसरा पीसीआईटी वर्सेस एडेंट टेक्नोलॉजीज वाला, और तीसरा जॉनसन्स मेडिक पब्लिक कंपनी वाला, ये हमने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अगर किसी को याद आ रहा हो तो May 2025 का जो केस लॉ का की जो वीडियो हमने आपके साथ शेयर की थी, अगर आप हमारे चैनल पे जाएं तो आपको ये वाला वीडियो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। अच्छा, आप ना जाके सर्च कर लेना सीए फाइनल डीटी न्यू केस लॉस आईसीआई जुडिशियल अपडेट फॉर May 2025 एग्जाम्स। इस वाले फाइल में इस वाले वीडियो में हमने आपके साथ डिटेल में ये 3 केस लॉस जो है ये हमने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, बिकॉज वो मे के एग्जाम में भी आए थे। अच्छा, अब सितंबर की जो फाइल है जो केस लॉस की, उसमें सिर्फ ये 2 एडिशनल केस लॉस नए हैं, तो हम आपके साथ इस वाले वीडियो में इसको डिस्कस कर रहे हैं। सो दिस वीडियो अलोंग विद द May 2025 केस लॉ वीडियो, इन दोनों को अगर आप साथ में देखेंगे तो वो 5 केस लॉस कवर हो जाते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले साहब वीडियो को जरूर से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर से ज्वाइन करें। डियर फ्रेंड्स, वीडियो को आप लोग लाइक किया करें, इससे ना ये जो वीडियो है ये बाकी बच्चों तक भी पहुंचती है एंड इट गिव्स अस अ काइंड ऑफ मोटिवेशन। और चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें। अच्छा, ये सारी बातें हो गई। और ये जो फाइल है साहब, ये हमने आपके साथ ये फाइल आप मतलब डाउनलोड कर लेना। हमने ना आपके साथ एक गूगल ड्राइव का फोल्डर बनाया हुआ है, तो उसमें सारे के सारे जो रेलेवेंट कंटेंट है फॉर सीए फाइनल डीटी हम उसमें शेयर करते रहते हैं। तो आज तक के जितने भी रेलेवेंट कंटेंट है फॉर सितंबर 2025 एग्जाम्स, वो सारे हमने एक सिंगल फोल्डर में आपके साथ शेयर कर दिए हैं। तो उस वाले फोल्डर का लिंक भी मैं इस वीडियो के साथ लगा दूंगा। चलें फिर, ये सारी बातें हो गई, आते हैं मेन मुद्दे पे। पहला जो केस है ये ऑल्दो एक नया कोई केस नहीं है, इस तरह के मल्टीपल केसेस बहुत बार सुप्रीम कोर्ट के पास आ चुके हैं। और मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि जब ये वाला केस इंस्टीट्यूट ने क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि और भी अच्छे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स थे जो कि आपसे इंस्टीट्यूट पूछ सकता था, बट सब आईसीआई का सिलेक्शन, तो हम इस पर कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, तो ये केस क्या है बेसिकली, वेदर रिडक्शन इन शेयर कैपिटल बाय अ कंपनी विदाउट एनी चेंज इन द शेयर होल्डिंग पैटर्न एंड फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स constitutes a transfer under section 247 in the hands of shareholder। अब आपने से जिन बच्चों ने थोड़ा सा पढ़ा है, हमने आपके साथ ये हमारे कैपिटल गेन्स के नोट्स हैं, मतलब बुक है। और ये अगर आप यहाँ पे देखेंगे सम कंक्लूजन फ्रॉम जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स, यहाँ पे हमने क्लियरली आपके साथ ऑलरेडी किया हुआ है कि रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल बाय द कंपनी रिडक्शन इन रिजल्ट्स इन रिलिंक्विशमेंट और एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट्स ऑफ द शेयर होल्डर्स, हेंस इट विल अमाउंट टू ट्रांसफर एंड अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट ऑफ कैप गेन्स। तो इसका मतलब ये कोई नई बात नहीं है, ये जो केस लॉ है। अब पता नहीं ये इस तरीके के साथ केसेस आज भी सुप्रीम कोर्ट लेवल तक कैसे पहुंच जाते हैं, दैट इज द मैटर ऑफ कंसर्न। क्योंकि ये बहुत ही हम कह सकते हैं क्लियर और स्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि जब भी कंपनी अपने शेयर कैपिटल का रिडक्शन करती है, सर शेयर कैपिटल का रिडक्शन कब कब होता है और इसका कुछ एग्जांपल है, तो चलिए फिर थोड़ा सी बात कर लेते हैं। लेट्स से रिडक्शन इन शेयर कैपिटल, तो एक छोटा सा एग्जांपल, मान लीजिए एक कंपनी है जिसका नाम एबीसी, जिसके 1 लाख शेयर्स हैं और हर एक शेयर की फेस वैल्यू है ₹10 पर शेयर। ठीक बात है। अच्छा, इन्होंने 1 लाख शेयर्स मार्केट में इशू किए हैं, हर किसी की फेस वैल्यू, जो फेस वैल्यू है वो है ₹10 पर शेयर। हाँ, जो इशू प्राइस है या जो मार्केट प्राइस है वो अलग हो सकता है, हम फेस वैल्यू की बात कर रहे हैं। अच्छा,
अब रिडक्शन इन शेयर कैपिटल कैसे होता है? रिडक्शन होता है साहब अगर आप शेयर्स का बायबैक करें। अगर कंपनी लेट से अपने शेयर्स का बायबैक करती है, जहां पे लेट से कंपनी अनाउंस करती है कि हम 10% अपने इशूड शेयर्स का बायबैक कर रहे हैं, तो आपके पास जितने भी शेयर्स हैं उसका 10% कंपनी आपसे बायबैक करेगी और बायबैक करके आपको एक बायबैक प्राइस आपको दे देगी। अच्छा, सो अगर कंपनी शेयर्स का बायबैक करती है, इट अमाउंट्स टू द रिडक्शन ऑफ कैपिटल, इट अमाउंट्स टू द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। तो उसका इंप्लीकेशन क्या होगा कि लेट्स से मेरे पास किसी कंपनी के 1000 शेयर्स हैं, कंपनी ने कहा साहब अच्छा 1000 शेयर्स का मतलब क्या हुआ कि मेरे पास उस 1000 शेयर्स के प्रोपोर्शनेट कंपनी में राइट्स हैं। राइट्स इन व्हाट? राइट्स इन डिविडेंड। अगर कंपनी लेट्स से डिविडेंड को डिक्लेयर करती है तो मेरे पास उसे क्लेम करने का राइट है। अगर तो मैं अकॉर्डिंगली कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता हूं। सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या रिलायंस के 1000 शेयर्स लेकर रिलायंस के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर लोगे? नहीं, मतलब प्लीज प्लीज कम से कम मेरे पास 1000 वोट्स का राइट तो है। भले उस मेरे 1000 वोट से कंपनी में कुछ भी चेंज नहीं होना, पर साथ मेरे पास राइट तो है। आई हैव सम राइट। कम से कम कंपनी मुझे एजीएम का न्योता तो देगी। मेरे पास ये राइट तो है कि मैं एजीएम अटेंड करूं, भले ऑनलाइन एजीएम अटेंड करूं। मेरे पास राइट है। मेरे पास राइट है कि मैं कंपनी के ऑडिटर्स रिपोर्ट को रिसीव कर सकता हूं, कंपनी के बुक्स अकाउंट्स एनुअल रिपोर्ट्स को रिसीव कर सकता हूं। सो आई हैव सर्टेन राइट्स। ठीक बात है। तो लेट्स से कि अगर मेरे पास 1000 शेयर्स हैं, कंपनी उसमें से 100 शेयर्स बायबैक कर लेती है, तो मेरे पास अब बायबैक के बाद कितने शेयर्स बचेंगे? 900 शेयर्स। तो इसका मतलब जो 100 शेयर्स कंपनी ने मुझसे बायबैक किए, तो इसका मतलब 100 शेयर से जुड़े हुए जो भी मेरे अधिकार, जो भी मेरे राइट्स हैं, वो सारे के सारे राइट्स मेरे चले गए। सो इसका मतलब उन 100 शेयर्स के राइट्स के बदले मैं कंपनी से कुछ पेमेंट ले रहा हूं। तो एक तरह से आप इसको ऐसे समझो कि मैं अपने राइट्स, कंपनी के उन 100 शेयर्स के राइट्स कंपनी को ही ट्रांसफर कर रहा हूं ऑन एक्सेप्टिंग सर्टन पेमेंट। और अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप अपने राइट्स कंपनी को दे रहे हो, मतलब वापस कर रहे हो। सो अगर आप अपने राइट्स को सेल करते हो, ट्रांसफर करते हो, तो इट अमाउंट्स टू एक्सटिंग्विशमेंट और रिलिंक्विशमेंट ऑफ राइट्स। ठीक बात है। अब सर ये एक्सटिंग्विशमेंट और रिलिंक्विशमेंट के बीच में डिफरेंस क्या है, इसमें नहीं जाते। अच्छा, चलिए मतलब सुन ले। एक्सटिंग्विशमेंट का मतलब क्या होता है कि जिस भी एसेट में आपने अपना राइट गिव अप किया है, वो एसेट ही कंटिन्यू नहीं करेगा। तो लेट्स से जब कंपनी शेयर्स का बायबैक करती है, तो कंपनी को कंपनीज लॉ के हिसाब से उस शेयर को डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। तो इसका मतलब जो मैंने जिस शेयर में मैंने अपना राइट गिव अप किया, वो शेयर कंटिन्यू नहीं कर रहा। सो इट अमाउंट्स टू एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट्स। और व्हाट अबाउट रिलिंक्विशमेंट ऑफ राइट्स? लेट्स से कि कोई प्रॉपर्टी, मान लीजिए कि कोई प्लॉट है, वो 3 लोग ओन करते हैं, उसमें से मैं भी एक हूं, और लेट्स से मैं उस प्लॉट का 33% शेयर ओन करता हूं। मिस्टर ए ने कहा कि यार आपके पास इस प्लॉट का 33% शेयर है। मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा ये 5 लाख रुपए लो और मुझे अपने जो आपके पास जो इस प्लॉट का राइट है 33%, मुझे वो दे दो। मैंने 5 लाख रुपए लिए और अपना 33% का राइट मिस्टर ए को ट्रांसफर कर दिया। तो मैंने जो राइट ट्रांसफर किया 33%, क्या वो राइट जो है वो आगे कंटिन्यू होगा या डिस्ट्रॉय हो जाएगा? नहीं सर, अभी वो प्लॉट कंटिन्यू कर रहा है। प्लॉट इज लिविंग, प्लॉट इज लिविंग सर, प्लॉट इज लिविंग। अच्छा, प्लॉट तो एग्जिस्ट कर रहा है ना। तो मिस्टर ए का, मेरे राइट का 33% अब मिस्टर ए के पास चला गया। तो इसका मतलब मेरा जो राइट, जो मैंने गिव अप किया, जिसके बदले मैंने पैसे लिए, वो राइट अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। तो अगर आप इसको देखेंगे इन द केस ऑफ एक्सटिंग्विशमेंट, वो राइट्स आप कंटिन्यू, मतलब वो जो एसेट जिसमें आपने अपना राइट गिव अप किया, वो एसेट कंटिन्यू नहीं करता। तो एनी हाउ हमें इस डिफरेंस में नहीं जाना कि रिलिंक्विशमेंट और एक्सटिंग्विशमेंट के बीच का डिफरेंस क्या है। हम तो बस आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अगर लेट्स से कंपनी शेयर्स का बायबैक करती है, इट अमाउंट्स टू द रिलिंक्विशमेंट ऑफ माय राइट्स, और इसके बदले मुझे पैसे मिलते हैं। ऑल्दो बायबैक को बहुत अच्छी तरीके से इसका टैक्स ट्रीटमेंट हमारे एक्ट में दिया गया है। बायबैक को साहब मैं थोड़ा सा आपको टैक्स ट्रीटमेंट बताता हूँ। इसको हम ग्रॉस अमाउंट जो आपको बायबैक में मिलता है, ये डीम्ड डिविडेंड की तरह से कंसीडर होता है अंडर सेक्शन 224F। और इसमें चूंकि मैं अपना राइट रिलिंक्विश कर रहा हूँ, इट अमाउंट्स टू ट्रांसफर एज पर सेक्शन 247, इसलिए कैप गेन कैलकुलेट होगा। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन निल, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन निल, जो भी मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो मैं कंसिडर कर लूंगा, और अकॉर्डिंगली मेरे पास शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैप गेन, मतलब कैपिटल लॉस आ जाएगा, और इस लॉस को मैं अपने बाकी कैप गेन से एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक बात है। तो ये बात तो हो गई। तो इसका मतलब कि एक, अगर मान लीजिए कंपनी अपने शेयर कैपिटल का रिडक्शन कर रही है, तो उसका एक तरीका हो सकता है बायबैक। और जब भी कंपनी अपने शेयर्स का बायबैक करती है, तो अगर मान लीजिए कि मैं कंपनी के शेयर्स होल्ड कर रहा हूं, तो कंपनी ने अपने शेयर्स मुझसे भी खरीद लिए, तो मैं जो शेयर्स कंपनी को बायबैक में सेल कर रहा हूं, तो एक तरह से मैं अपना राइट रिलिंक्विश कर रहा हूं, एक्सटिंग्विश कर रहा हूं। सो इट अमाउंट्स टू बायबैक। दूसरा, कंपनी अपने शेयर का रिडक्शन कब कर सकती है साहब? जब कंपनी के पास लॉसेस होते हैं बहुत ज्यादा। आपने ना बचपन में इंटरनल
रिकंस्ट्रक्शन जैसा कुछ पढ़ा होगा, वहां पे आपने ये सारी बातें पढ़ी हुई। और कभी कभी ना कंपनी ना अपने शेयर होल्डर्स को मनी रिटर्न करने के लिए, पैसे रिवॉर्ड करने के लिए भी अपने कैपिटल का रिडक्शन करती है। तो साहब अगर कंपनी लोगों को, अपने शेयर होल्डर को फायदा दे रही है तो ये डिम डिविडेंड की तरफ से टैक्स हो जाता है अंडर सेक्शन 222D। इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते आज, तो ध्यान दीजिएगा। तो इसमें क्या हो सकता है, कंपनी ने अपने नंबर ऑफ शेयर्स कम कर दिए। तो जैसे मान लीजिए कंपनी के पास जो शेयर्स थे वो 1 लाख थे और कंपनी ने अब अपने शेयर्स को 1 लाख से घटा के 10,000 कर दिया। तो लेट्स से मेरे पास कंपनी के 10,000 शेयर्स थे, मींस मेरे पास कंपनी के 10% शेयर होल्डिंग थी। तो अब कंपनी की ही जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो 1 लाख से घट के कितने हो गए, 10,000। मेरे पास शेयर होल्डिंग कितनी है, 10%। तो मेरे पास जो पहले 10,000 शेयर्स थे अब वो घट के कितने रह गए, 1,000। ठीक बात। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कंपनी अपने नंबर ऑफ शेयर्स में रिडक्शन कर रही है तो इसका मतलब जो मेरे पास पहले 10,000 शेयर्स थे अब अगर वो घट के 1,000 रह गए तो इसका मतलब मैंने अपने 9,000 शेयर्स में जो मेरा जो राइट था मैंने उसको गिव अप कर दिया, मींस रिलिंक्विश कर दिया, एक्सटिंग्विश कर दिया। आई यू गाइस गेट इट? तो इसका मतलब यहां भी क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। अच्छा, दूसरा क्या हो सकता है, रिडक्शन इन द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स। तो लेट्स से जो कंपनी के जो शेयर्स थे उसके जो ओरिजिनल फेस वैल्यू थी वो मान लीजिए थी ₹10। कंपनी ने कहा कि साहब हमें अपने लॉसेस को सेट ऑफ करने के लिए किसी भी तरीके से हम इसकी फेस वैल्यू को घटा के ₹1 पर शेयर करने। तो लेट्स से मेरे पास 10,000 शेयर्स थे और ₹10 पर शेयर फेस वैल्यू, अब मेरे पास 10,000 ही शेयर्स है पर ₹1 शेयर्स की फेस वैल्यू। तो इसका मतलब मेरे पास जो पहले ₹10 की फेस वैल्यू का राइट था अब वो घट के कितना रह गया, ₹1। तो अगेन मैं यहाँ पे अपना राइट रिलिंक्विश कर रहा हूँ, एक्सटिंग्विश कर रहा हूँ। और तीसरा साहब कंपनी दोनों कर सकते हैं। चलो फिर ज्यादा टाइम पास नहीं करते, केस समझ लेते हैं। देखेंगे whether reduction in share capital by the company without any change in the shareholding pattern and face value constitutes transferred in the hands of the shareholder। तो इस केस में क्या हुआ साहब कि एक कंपनी है जो किसी और कंपनी के 15 करोड़ शेयर्स हेल्ड करती है। सो देयर इज अ कंपनी जो किसी और कंपनी में 15 करोड़ शेयर्स हेल्ड करती है जो कि कंपनी के टोटल इशूड शेयर का 99.80% रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, जिस कंपनी के ये शेयर्स हेल्ड करती है उस कंपनी के पास जो टोटल शेयर्स हैं वो है 15 करोड़ 3 लाख शेयर्स। ठीक बात है। तो जिस कंपनी के ये शेयर्स है उस कंपनी को लॉसेस हो रहे थे जिसकी वजह से इसकी जो नेट वर्थ है वो इरोड हो गई। तो इस कंपनी ने क्या किया, अपने शेयर्स का रिडक्शन कर लिया आफ्टर टेकिंग द अप्रूवल ऑफ हाई कोर्ट। तो यहां पे इन्होंने अपने 15 करोड़ 3 लाख शेयर्स को घटा के कितने शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया, 10,000 शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया। तो इसका मतलब जहां कंपनी के पास 15 करोड़ 3 लाख शेयर्स थे वो रिड्यूस होकर कितने रह गए, 10,000 शेयर्स। तो अब चूंकि मैं साहब कौन हूं, जो उस कंपनी के 99.80% शेयर्स ओन करता हूं, तो मेरे पास अब 10,000 के 99.8% शेयर्स होंगे, मतलब 980 समथिंग लाइक दिस। अच्छा, पर मेरे पास आप ओरिजिनली कितने शेयर्स थे, 15 करोड़, जो घट के कितने रह गए। अच्छा हाँ, मेरे पास अब घट के जो शेयर्स रह गए वो कितने रह गए, 9980। क्या मेरी बात समझ पाए? तो देखेंगे जहां मेरे पास ओरिजिनली 15 करोड़ शेयर्स थे और मेरे पास ये जो शेयर्स हैं वो घट के 9980 रह गए। तो इसका मतलब करीबन 14 करोड़ 90,90,000 शेयर्स पे मैंने अपना राइट गिव अप कर दिया। क्या मेरी बात समझ पाए? जो 15 करोड़ जो शेयर्स थे मेरे पास ओरिजिनली, अगर वो 10,000 बच जाएं तो 14 करोड़ 90,90,000 शेयर्स पे मैंने अपना राइट, मतलब मैंने उन शेयर्स को ही गिव अप कर दिया। तो उन शेयर्स से एसोसिएटेड सारे के सारे राइट्स भी मैंने उन शेयर्स में गिव अप कर दिए। सो इट अगेन अमाउंट्स टू व्हाट, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट्स। तो इसी मैटर को लेके असेसिंग ऑफिसर ने इतना बड़ा इशू खड़ा कर दिया कि मैटर फाइनली कहां तक पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट तक। मैटर कहां तक चला गया, सुप्रीम कोर्ट तक। अच्छा, अब यहाँ पे हुआ क्या, मैं जो कि उस कंपनी में 15 करोड़ शेयर्स ओन करता था, अब उस कंपनी ने अपने कैपिटल का रिडक्शन किया और वो कुल मिला के उसके शेयर्स आ गए 10,000 और मेरे पास जो 15 करोड़ शेयर्स थे वो मेरे पास घट के प्रोपोर्शनेट बेसिस पे। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर मैं अपनी बात करूं जो कंपनी में 15 करोड़ शेयर्स ओन करता था तो मैं पहले कंपनी के 99.80% को ओन करता था। फेस वैल्यू पर शेयर लेट से ₹10 है। तो रिडक्शन के बाद भी क्या हुआ, मैं अभी भी कंपनी के 99.80% शेयर्स को ही ओन करता हूं, फेस वैल्यू अभी भी ₹10 है। तो यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर का कहना था सर जी यहाँ तो रिडक्शन हुआ ही नहीं, क्योंकि परसेंटेज वाइज प्री रिडक्शन एंड पोस्ट रिडक्शन ऑफ कैपिटल आपके तो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग सेम ही है। पहले भी आप कंपनी के जो टोटल शेयर्स थे उसके 99.80% ओन करते थे, पोस्ट रिडक्शन भी आप उतने ही ओन कर रहे हो। बट यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर ने एक बात मिस कर दी कि सर जी परसेंटेज वाइज क्यों कंसिडर कर रहे हो, एक्चुअल क्वांटिटी वाइज भी तो कंसिडर करो। परसेंटेज इज व्हाट, परसेंटेज इज अ काइंड ऑफ क्वालिटेटिव टर्म्स।
एक रिलेटिव टर्म। क्वांटिटेटिव वाइज भी तो देखो, जहां पे मेरे पास पहले 15 करोड़ शेयर्स थे वो घट के ऑलमोस्ट 10,000 है। तो मैंने साहब 14 लाख 90 मतलब 14 करोड़ 90 लाख शेयर समथिंग में मैंने अपना राइट गिव अप तो किया। तो इतने जो शेयर्स जो मैंने अपना राइट जो मैंने एक्सटिंग्विश कर दिया, ये ट्रांसफर ही तो है। तो इसके बदले कंपनी ने मुझे 3 करोड़ रुपए दिए, और लेट से इन 15 करोड़ शेयर्स को खरीदने में मेरे 10 करोड़ रुपए लग गए होंगे, मुझे मिले कितने 3 करोड़। तो मैंने 7 करोड़ रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस बुक कर लिया, जिसको डिपार्टमेंट ने मना कर दिया। मैटर पढ़ते पढ़ते कहां चला गया, सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है साहब, ये बहुत अच्छी बात कही है, तो थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़ लें। द एक्सप्रेशन एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट्स देयरिन कवर्स, तो मैं चाहता हूं उसको थोड़ा हाईलाइट कर लें। Every possible transaction which results in destruction, extinction, cessation or cancellation of any of the rights, qualitative or quantitative, which the assessee has in a capital asset, whether such asset is tangible or intangible। मतलब अगर आपके पास किसी भी कैपिटल एसेट में, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इंटेंजिबल हो, किसी भी तरीके का कोई भी राइट है, वो राइट क्वालिटेटिव भी हो सकता है, क्वांटिटेटिव भी हो सकता है। अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो मेरा क्वांटिटेटिव राइट यहाँ पे डिस्ट्रक्ट हो गया, क्योंकि 15 करोड़ शेयर से मेरे पास 10,000 शेयर्स बच गए। यू गाइस गेटिंग? अच्छा, हो सकता है प्रोपोर्शनेट परसेंटेज वाइज सेम हो, पर सर जी 15 करोड़ शेयर्स की जो क्वांटिटी थी वो तो घट के 10,000 आ गई। इसलिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली बोल दिया, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, और राइट का क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन, एक्सटेंशन, सेसेशन और कैंसिलेशन। इसमें से अगर कुछ भी हो रहा है, इट अमाउंट्स टू एक्सटिंग्विशमेंट, और एक्सटिंग्विशमेंट को ट्रांसफर माना जाता है फॉर द पर्पस ऑफ 247। इसकी वजह से चूंकि ये ट्रांसफर है, और ये लॉस यहाँ पे आपका आ रहा है, क्योंकि 3 करोड़ मिले और आपका जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था उसमें से 3 करोड़ रुपए घटा दो, जो भी आपका लॉस बनता है उस लॉस को आप अपने कैपिटल गेन का लॉस कंसिडर करके अकॉर्डिंगली एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट आप उसको सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ कर सकते हो। ठीक बात। अकॉर्डिंगली दिस रिडक्शन इन द कैपिटल इन द शेयर कैपिटल रिजल्ट्स इन ट्रांसफर अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, द कैपिटल लॉस अराइजिंग ऑन द रिडक्शन इज एडमिसिबल इवन इफ, हाँ तो ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, even if the overall shareholding of the taxpayer in the company remains unchanged post reduction। तो भले आपके पास प्री रिडक्शन भी आपके पास कंपनी के 99.8% शेयर होल्डिंग थी, पोस्ट रिडक्शन भी उतनी है, पर साहब क्वांटिटेटिव वाइज भी तो देखो ना, 15 करोड़ शेयर्स मेरे घट के 10,000 हो गए। सो क्वांटिटेटिव भी हमें देखना चाहिए। अच्छा, case law number 2, whether for the purpose of computing limitation period under section 143(3), the relevant date is the date of filing the original ITR or the date of removal of defects in response to the notice। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा साहब, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। जब भी असेसिंग ऑफिसर को स्क्रूटनी असेसमेंट करना होता है किसी भी एसएससी का, तो ये जो स्क्रूटनी असेसमेंट होता है आपको पता है कहां पे होता है, सेक्शन 143(3). एंड टू कंडक्ट दिस स्क्रूटनी असेसमेंट नोटिस अंडर सेक्शन 143(2) इज मस्ट। मतलब ये एक प्री रिक्विजिट है, और अगर आपने 143(2) का नोटिस नहीं दिया, या इनवैलिड नोटिस दे दिया, या टाइम बार्ड नोटिस दे दिया, तो मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा। अगर आपने या तो नोटिस इशू ही नहीं किया, या इनवैलिड नोटिस इशू कर दिया, या टाइम बार्ड नोटिस इशू कर दिया, तो वो नोटिस डिफेक्टिव होता है। वो नोटिस हम एक तरह से मानते हैं कि इशू ही नहीं हुआ, और अगर ऐसा सिचुएशन है तो 143(3) का असेसमेंट भी क्रैश हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस हुए हैं जहां पे 143(2) के नोटिस की इनवैलिडिटी की वजह से, whether the notice was invalid or it was time bad, सुप्रीम कोर्ट ने और कोर्ट ने साहब पूरा का पूरा 143(3) का असेसमेंट ही कैंसिल कर दिया। और इसको डील करने के लिए एक सेक्शन आया था जिसका नाम है 292B। अगर मैं एग्जैक्टली मुझे वो सेक्शन नंबर याद आ रहा हो तो आप उसके घर पे सर्च करेंगे, और मैं भी शायद 292B था या समथिंग था, जिसमें ये कहा गया था कि अगर जो स्मॉल डिफेक्ट्स वगैरह हैं उसकी वजह से कोई असेसमेंट वगैरह क्रैश नहीं होगी। अच्छा, अब आते हैं मेन मुद्दे पे। तो लेट्स से यहाँ पे स्क्रूटनी असेसमेंट करना है असेसिंग ऑफिसर को, तो 143(2) का नोटिस मस्ट है। अच्छा, 143(2) का नोटिस आप कब तक इशू कर सकते हैं? अप टू 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न इज फाइल्ड। तो जिस फाइनेंशियल ईयर में आप अपना आईटीआर फाइल करते हैं, तो लैंग्वेज को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, जिस फाइनेंशियल ईयर में आप अपना आईटीआर फाइल करते हैं उसके 3 महीने तक। तो लेट्स से अगर मेरा फाइनेंशियल ईयर 24-25 का आईटीआर है, और लेट्स से मैं इसको 31 अक्टूबर 2025 बीइंग द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग आईटीआर, या 30 नवंबर 2025 बीइंग द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग आईटीआर इन केस ऑफ टीपी सिचुएशन, ट्रांसफर प्राइसिंग का केस, मैं अपना आईटीआर फाइल कर देता हूं। तो मैं कब आईटीआर फाइल कर रहा हूं? 31 अक्टूबर 25 को या 30 नवंबर 25 को। तो 143(2) का नोटिस कब तक मेरे पास आ सकता है? 30 जून 2026 तक, क्योंकि 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न इज फाइल्ड। तो मैं अपना आईटीआर का फाइल कर रहा हूं फाइनेंशियल ईयर 25-26 में। ऑल्दो ये रिटर्न किसका है? फाइनेंशियल ईयर 24-25 का, बट मैं फाइल कब कर रहा हूं? 25-26 में ना। तो 30 जून 2026 तक मुझे नोटिस इशू हो सकता है। एक बात। आज
अब इशू क्या बना, अब पंगा क्या बना कि लेट से अगर आईटीआर जो एसएससी फाइल करता है वो लेट से डिफेक्टिव है। ऑल्दो आज के समय साहब अगर आप डिफेक्टिव आईटीआर फाइल करते हैं तो जो सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर है, पहली बात तो ये कि अगर आपने सारे के सारे डिटेल्स जो भी रिक्विजिट डिटेल्स हैं वो फिलअप नहीं किए तो पहली बात तो ये कि आपकी रिटर्न या तो एक्सेप्ट नहीं होगी, या जब अगर वो रिटर्न एक्सेप्ट हो गई तो सीबीडीटी का जो ऑटोमेटिक समरी असेसमेंट का जो सॉफ्टवेयर है वो उस डिटेक्ट को आइडेंटिफाई करके आपको बहुत क्विकली आपको नोटिस भेज देगा। तो ये उस जमाने की ये केस थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि पहले का है। तो इस केस में क्या हो, मैं अब इस केस में आता हूँ, मेन जो केस का इश्यू है मैं उस पर आता हूँ। अच्छा, अब लेट से आपने आईटीआर फाइल किया और लेट से और वो आईटीआर वो डिफेक्टिव, और आपको पता है बहुत सारे ऐसे क्राइटेरिया हैं जिसकी वजह से आईटीआर 139(9) में डिफेक्टिव हो सकती है। और लेट से जब आईटीआर डिफेक्टिव पता चलती है असेसिंग ऑफिसर को, तो असेसिंग ऑफिसर एक इंटीमेशन इशू करता है टू द एसएससी। और इंटरेस्टिंग बात यह है साहब कि उस इंटीमेशन को इशू करने का टाइम फिक्स नहीं है कि आप वो इंटीमेशन कब तक इशू कर सकते हैं। सो देयर इज नो फिक्स टाइम लिमिट कि आप इंटीमेशन कब तक इशू कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो 143(2) का नोटिस कब तक इशू हो सकता है, इसका टाइम मेंशन्ड है ना कि अप टू 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, बट अप टू व्हेन यू कैन इशू द इंटीमेशन अंडर सेक्शन 139 देयर इज नो टाइम। अच्छा, तो लेट्स से असेसिंग ऑफिसर जब भी उस इंटीमेशन को इशू करेगा उसके 15 दिनों के अंदर अंदर एसएससी, अब यहाँ पे बहुत ध्यान से, एसएससी अपना उस डिफेक्ट को रेक्टिफाई कर देगा। तो लेट्स से एसएससी ने जो आईटीआर फाइल किया उसमें कोई डिफेक्ट है, असेसिंग ऑफिसर ने उसे इंटीमेट किया, तो जब उसके पास इंटीमेशन आती है उसके 15 दिनों के अंदर अंदर एसएससी विल रेक्टिफाई द डिफेक्ट। तो लेट्स से एसएससी ने कोई स्टेटमेंट फर्निश नहीं किया था, कोई एनेक्स्चर नहीं लगाया था, तो वो डिटेल्स भर देगा। एसएससी ने कुछ और डिटेल्स नहीं दिए थे तो वो भर देगा। आईटीआर पूरा ही गलत था तो एसएससी उसको रिप्लेस कर देगा। सो एज द केस में भी ठीक बात। अच्छा, तो अब सवाल ये बनता है कि 143(2) का जो टाइम लिमिट कंसिडर होगा, 143(2) क्या कहता है कि आप कब तक ये नोटिस इशू कर सकते हैं, 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न इज फाइल्ड। 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न इज फाइल्ड। अब सवाल बनता है कि अगर लेट्स से मैंने अपने रिटर्न को रिवाइज किया तो फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न इज फाइल्ड कौन सा फाइनेंशियल ईयर होगा, वो फाइनेंशियल ईयर जिसमें मैंने अपना ओरिजिनल आईटीआर फाइल किया था, या वो फाइनेंशियल ईयर जिसमें मैंने अपना डिफेक्टिव आईटीआर को रेक्टिफाई किया था। सो दैट इज द क्वेश्चन। अच्छा, अब इसको मैं अगर एग्जांपल को आगे बढ़ाऊं तो लेट्स से मैंने अपना आईटीआर 24-25 का 31 अक्टूबर 25 को फाइल किया, और ये जो 143(2) का जो नोटिस है ये मेरे पास 30 जून 2025 तक 30 जून 2026 तक इशू हो सकता है, कंसीडरिंग फाइनेंशियल ईयर 25-26 एज द डेट ऑफ फाइलिंग, एज द ईयर ऑफ द मतलब एज द ईयर इन व्हिच आईटीआर हैज बीन फाइल्ड। अच्छा, अब लेट्स से एओ ने डिफेक्ट का जो इंटीमेशन है ये मुझे 1 अप्रैल 2026 को भेजा, और लेट से मैंने 15 अप्रैल 2026 तक उस डिफेक्ट को रेक्टिफाई कर दिया, और अब असेसिंग ऑफिसर लेट से 143(2) का नोटिस भेजना चाहता है। तो सवाल बनता है कि 143(2) का नोटिस कब तक भेजा जा सकता है। तो पहला ओपिनियन ये कहता है कि 30 जून 2026, क्योंकि आपका जो आईटीआर है, ओरिजिनल आईटीआर अपने कब फाइल किया था 31 अक्टूबर 25, तो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2026, 3 महीने और जोड़ लो 30 जून 2026। सो यू कैन द असेसिंग ऑफिसर कैन इशू 143(2) नोटिस अप टू 30 जून 2026। आर यू गाइस गेटिंग? दूसरा ओपिनियन क्या कहता है कि सर जी आपने जब अपना आईटीआर रिप्लेस किया, अच्छा मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, रिप्लेस किया, मैं यहाँ पर रिप्लेस बोल रहा हूँ, ऑल्दो टेक्निकली बहुत सारे केस लॉज ऐसे हैं जहां पर रिप्लेस इज नॉट कंसिडर्ड एज अ करेक्ट, बीइंग वेरी फ्रैंक, क्योंकि जब आप अपना डिफेक्टिव रिटर्न का डिफेक्ट रेक्टिफाई करते हो तो बहुत बार आपको अपना आईटीआर रिप्लेस नहीं करना होता, जो भी चीजें अटैच करनी रह गई आप अटैच कर देते हो। सो वेदर इट अमाउंट्स टू द रिप्लेसमेंट ऑफ ओरिजिनल आईटीआर, इट इज हाईली डिबेटेबल। रिवाइज रिटर्न के केस में तो ये क्लियर है कि जब आप अपना रिटर्न रिवाइज करते हो 139(5) में, तो जो रिवाइज रिटर्न होता है वो ओरिजिनल रिटर्न को रिप्लेस कर देता है। एक बहुत पुराना केस है जिसका नाम है धामपुर शुगर मिल्स, उसमें ये बात क्लियरली मेंशन्ड है, और भी बहुत सारे केसेस। पर डिफेक्टिव रिटर्न में साफ कंफ्यूजन, तो यही कंफ्यूजन यहाँ पे आई। तो इन्होंने क्या किया, अब अगला ओपिनियन क्या है कि चूंकि मैंने अपना आईटीआर जो रिवाइज नहीं किया, यहाँ पे रेक्टिफाई किया, और कब रेक्टिफाई किया सर जी मैंने 15 अप्रैल 2026 को मैंने रेक्टिफाई किया। तो किस फाइनेंशियल ईयर में मैंने अपना आईटीआर रेक्टिफाई किया, 26-27। तो अब कब तक मैं अपना 143(2) का नोटिस इशू हो सकता है, 26-27 एंड कब हो रहा है 31 मार्च 27, तो 30 जून 2027। ये ओपिनियन तब वैलिड होता है जब हम ये माने कि when you are rectifying your ITR, वो रेक्टिफाइड आईटीआर आपके ओरिजिनल आईटीआर को रिप्लेस कर देती है। ये
असेसमेंट या ये ओपिनियन तब वैलिड होता है। और अभी इस बात की क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है साहब। देयर आर वेरियस जजमेंट्स इन फेवर एज वेल एज इन अगेंस्ट, जो ये कहती है, अच्छा कुछ जजमेंट्स के हिसाब से जब आप अपना आईटीआर रेक्टिफाई करते हो वो ओरिजिनल आईटीआर को रिप्लेस कर देती है, कुछ जजमेंट्स के हिसाब से वो ओरिजिनल आईटीआर को रिप्लेस नहीं करती, ओरिजिनल आईटीआर में जो भी डेफिशिएंसी थी वो रेक्टिफिकेशन उसको सप्लीमेंट करती है। तो अगर मैं ये बोलूं कि ओरिजिनल आईटीआर में जो भी डेफिशिएंसी थी वो रेक्टिफिकेशन उसको सप्लीमेंट करता है, तो ये ओपिनियन गलत हो गया। अगर मैं बोलूं कि रिप्लेस कर देता है तो ये ओपिनियन सही हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, मैटर शायद सुप्रीम कोर्ट तक चला गया था क्या, हाँ सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि सर जी हम तो इसी के साथ जाएंगे, हम तो ये मानेंगे कि ओरिजिनल आईटीआर रिप्लेस नहीं हुआ और आप अपना आईटीआर का आप 143(2) नोटिस कब तक इशू कर सकते हैं, 30 जून 2026 तक। तो एज पर सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पे एक तरह से ये मान लिया कि जब आप अपना आईटीआर 139(9) में उसके डिफेक्ट को रेक्टिफाई करते हैं, इट डज नॉट अमाउंट टू द कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ द ओरिजिनल आईटीआर, मतलब ओरिजिनल आईटीआर पूरी तरीके से खत्म होकर पूरा ही नया रिटर्न आ गया, ऐसा नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, चलने पर टाइम पास देखेंगे। इसमें थोड़े डेट्स अलग हैं। तो एसएससी फाइल्ड इट्स रिटर्न ऑफ इनकम ऑन 29 नवंबर 2023। तो हो सकता है कि ये प्रीवियस ईयर 22-23 का केस होगा। इसके पहले का ही केस है, ये शायद 16-17 का केस है, मुझे जब तक याद आता है। दिस केस आई थिंक बिलोंग्स टू प्रीवियस ईयर 16-17 समथिंग। अच्छा तो आपने अपना आईटीआर कब फाइल किया, 29 नवंबर 23, तो इसका मतलब आपका टीपी का केस होगा। अच्छा, द रिटर्न वाज फाउंड टू बी डिफेक्टिव एंड एसएससी रिसीव्ड एन इंटीमेशन ऑन 10 जुलाई 2024, और आपको इंटीमेशन मिला 10 जुलाई 2024 और आपने इसको 15 दिनों के अंदर अंदर रेक्टिफाई कर दिया। चलिए अच्छा, द सब्सिक्वेंटली असेसिंग ऑफिसर इशूड अ नोटिस, अब नोटिस कब इशू हुआ, 11 जून 2025। तो अब यहाँ पे ओपिनियन के हिसाब से अगर मैं 29 नवंबर 2023 को ही ओरिजिनल आईटीआर को कंसिडर करूं तो आप इस नोटिस को कब तक इशू कर सकते हैं, 31/3/2024 के 3 महीने और मतलब 30 जून 2024 तक इशू कर सकते हैं। तो अगर मैं उस ओपिनियन के साथ जाऊं तो ये नोटिस साहब टाइम बैड है, और नोटिस टाइम बैड होने की वजह से इसके बेसिस पे जो असेसमेंट हुआ वो भी क्वैश हो जाएगा। आई यू गाइस गेटिंग? और अगर मैं ये मानूं मेरा सेकंड वाला ओपिनियन कि साहब जो आप अपना जो रेक्टिफाइड आईटीआर फाइल करते हो, ये कहना ही गलत है, रेक्टिफाइड आईटीआर फाइल करते हो, जो आप रेक्टिफिकेशन करते हो वो ओरिजिनल आईटीआर को रिप्लेस कर देता है। तो उस केस में क्या होगा, आपने अपना रेक्टिफिकेशन आपने कब किया, अच्छा डिफेक्ट्स वे रेक्टिफाइड ऑन 19 जुलाई 2024, तो इसका मतलब फाइनेंशियल ईयर 24-25 में आईटीआर फाइल हुआ है। तो 31/3/2025 और 3 महीने और, तो 30 जून 2025। तो कब तक इशू हो सकता है नोटिस, 30 जून 2025। उस केस में ये जो नोटिस ये टाइम बैड नहीं है, असेसमेंट वैलिड होगी। अच्छा, कोर्ट ने क्या कहा, अच्छा सिंस द रिटर्न वाज डिफेक्टिव असेस, ये सारी बातें हो गई। चलिए अच्छा देखेंगे। अच्छा, कंसिक्वेंटली द लिमिटेशन ऑफ द इशुएंस ऑफ नोटिस कुड बी, तो कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, कि साहब नोटिस आप कब तक इशू कर सकते हैं, 30 जून 2024 तक, दैट इज 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन व्हिच रिटर्न वाज फाइल्ड। In this case, notice has been issued on 11 June 2025, which is beyond the period of limitation. Therefore, such notice is time barred and cannot be sustained. Accordingly, notice under section 143(2) and the assessment proceeding initiated based on such notice are quashed and satisfied. ठीक बात है साहब। अच्छा, तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि 143(2) का जो टाइम लिमिट आप कैलकुलेट करोगे उसके लिए आप कौन सा फाइनेंशियल ईयर लोगे, जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने अपना आईटीआर ओरिजिनली फाइल किया था, अगर आप उसे रेक्टिफाई करते हो 139(9) में, तो जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने उसको रेक्टिफाई किया है वो आपका रेलेवेंट नहीं है, और इट मेक्स सेंस, इसमें सेंस भी है साहब, और ओरिजिनल जो आपने फाइल किया था वो हम कंसिडर करेंगे। अच्छा, ये 3 केसेस ऑलरेडी हमने आपके साथ इस वाले वीडियो में शेयर कर दिए हैं, सो डू वॉच दिस वीडियो। चले फिर सबको